अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक रेस्पिरेशन है, जिसमें हम रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग का डिफरेंस देखेंगे और एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग को ही जो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ऑर्गेनिस्मिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, क्योंकि जो ब्रीथिंग है इट इज़ जस्ट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म, इसलिए इसको ऑर्गेनिस्मिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, जैसे इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन इट इज़ द स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज और इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो ब्रीदिंग का फिनोमिना होता है इसमें लंग्स, नोज, माउथ और फेरिंग्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है इसमें सेल्स और ऑर्गेनेले जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। ब्रीदिंग में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ब्रीदिंग का जो फिनोमिना है ये सेल से बाहर होता है, इसलिए ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन इसमें सेल्स और ऑर्गेनेले इन्वॉल्व होते हैं। ब्रीदिंग में कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड। इस चैप्टर में हम सेलुलर रेस्पिरेशन को ही डिस्कस करेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लाइकोलाइसिस इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज या स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ये 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें नेट गेन 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स एनर्जी की फॉर्म जो है वो रिलीज होती है और NAD जो है ये रिड्यूस हो जाता है NADH2 में और इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ग्लाइकोलाइसिस के फिनोमिना को डिटेल में देखेंगे। और जो ग्लाइकोलाइसिस का फिनोमिना होता है ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें दोनों में ही ये फिनोमिना होता है और ये साइटोसोल यानी कि ये साइटोप्लाज्म में ये फिनोमिना होता है। इसके बाद फिर इसके 3 पाथवे हो जाते हैं। एक एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है और दूसरा जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि यूकैरियोट्स में 36 एटीपी रिलीज होते हैं और प्रोकैरियोट्स में 38 एटीपी रिलीज होते हैं और इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज की होती है और एंड प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होती, उसे फर्मेंटेशन कहते हैं और इसमें सिर्फ 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। फर्मेंटेशन जो है ये हम 2 तरह की पढ़ेंगे, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और इसमें जो एनर्जी है दोनों में ही वो 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है ये बैक्टीरिया, यीस्ट इनमें होती है और इसमें 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। इसमें अगर हम देखें तो जो पायरुविक एसिड है पहले इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिलीज हो जाता है और इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट इसमें बनता है वो एसीटल्डिहाइड और फिर एसीटल्डिहाइड जो है वो एथेनॉल में या इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और NADH जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाती है NAD में और ये NAD दोबारा से ग्लाइकोलाइसिस में यूज होता है। तो ये वाला इसमें जो स्टेप लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, MCQs में आ जाता है कि जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा बनता है, एसीटल्डिहाइड बनता है इसमें। जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है इसमें 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं और इसमें भी 2 NADH2 जो है ये ऑक्सीडाइज होके 2 NAD की फॉर्म में आते हैं और यही जो NAD है ये बाद में ग्लाइकोलाइसिस में यूज भी होता है, यानी ये दोबारा ग्लाइकोलाइसिस में साइकिल में चला जाता है। ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है ये ह्यूमन में भी होती है। जब कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करें, तेज़ भागें, तेज़ चलें या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ हो मसल्स में,
तो ऑक्सीजन जो है वो उतनी तेज़ी से ट्रांसपोर्ट नहीं होती मसल्स में जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और इसमें लैक्टिक एसिड बनता है जो मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर क्रैम्प्स और जो मसल्स हैं उनमें दर्द भी इसी वजह से स्टार्ट होता है, क्योंकि मसल्स की पीएच जो है ये लो हो जाती है। और ये जो दोनों फर्मेंटेशन है इसमें जो है सिर्फ 2% एनर्जी रिलीज होती है, जो कि ग्लूकोज के बॉन्ड में ब्रेक होता है जब, तो उसमें से सिर्फ 2% एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस का फिनोमिना जो है वो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ही होता है, और उसमें जो नेट गेन 2 एटीपी का होता है सिर्फ वही 2 एटीपी अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है इसकी आउटपुट होती है। तो इसलिए इसमें जो एनर्जी है वो कम रिलीज होती है एज कम्पेयर टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी हमने काफ़ी दफ़ा एटीपी का नाम लिया है, तो एटीपी की क्या इम्पोर्टेंस है। डायरेक्टली जो फूड हम लेते हैं, जैसे अभी हमने ये कहा कि ग्लूकोज ब्रेक होता है, तो डायरेक्टली ग्लूकोज के ब्रेक होने से जो एनर्जी है वही हम ले लिया करें। एटीपी की फॉर्म में क्यों आती है? क्योंकि अगर डायरेक्टली ग्लूकोज जो है इसके कार्बन कार्बन बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से वो एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो जाती है और उसकी वजह से सेल जो है वो हीट अप भी हो सकता है। तो जब भी एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बनती है तो वो एटीपी की फॉर्म में बनती है, और जो एटीपी के जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये 3 फॉस्फेट के इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। ये जो टर्मिनल बॉन्ड है जब ये ब्रेक होता है तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो है ये अवेलेबल होती है। ये फ्री एनर्जी होती है जो कि हमें अवेलेबल होती है, और जो एटीपी है इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये स्टोर होती है और एक थोड़ी सी स्पेस में या इन बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी अवेलेबल होती है। और जब भी हमें ज़रूरत हो किसी भी सेलुलर फंक्शन के लिए, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, नर्व कंडक्शन के लिए, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए, या जिस भी प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये टर्मिनल बॉन्ड जो है ये ब्रेक होता है, तो इससे हमें एनर्जी प्रॉपर अमाउंट जो एनर्जी की होती है वो अवेलेबल होती है। तो इस तरह से एनर्जी वेस्ट नहीं होती और जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी एनर्जी जो है वो हमें इस बॉन्ड के ब्रेक होने से अवेलेबल होती है। ये लास्ट जो 2 बॉन्ड होते हैं ये हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। जब ये वाला टर्मिनल फॉस्फेट का ग्रुप यहाँ से रिलीज होता है तो बाकी एडीपी रह जाता है। फिर जब ये वाला भी फॉस्फेट ग्रुप अगर ब्रेक हो जाए तो फिर एएमपी रह जाता है, और दोबारा फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एएमपी को या एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से हमें राउंड द क्लॉक एटीपी की एनर्जी जो है ये अवेलेबल होती है सेलुलर प्रोसेसेस के लिए।